हेलो फ्रेंड्स, एचआरएम के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम आज लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इमैनुअल कांट्स डियोंटोलॉजिकल थ्योरी। ये कौन सी थ्योरी है और किन के द्वारा दी गई थी? तो इमैनुअल कांट के द्वारा इनका जो टाइम था वो 1724 से 1804 का टाइम टेन्योर इनका रहा है। ठीक है, तो इन्होंने ये थ्योरी दी थी। ये थ्योरी इथिक्स के बारे में बात करती है। ठीक है, तो इनकी एक एथिकल थ्योरी दी गई थी और ये सभी ह्यूमन बींग पे जो है इनकी थ्योरी अप्लाई करती है। तो इस थ्योरी में क्या बेसिक प्रिंसिपल था, किस बारे में बात की गई थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। The basic principle of this theory is that human beings should be treated with dignity and respect. तो जो भी ह्यूमन बींग है उनको रिस्पेक्ट और मर्यादा के साथ हमें ट्रीट करना चाहिए। बिकॉज दे टू हैव राइट्स, क्योंकि ह्यूमन बींग के भी जो है राइट्स होते हैं, तो उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। आप इनका टेन्योर देख लीजिए कि कब ये जीवित थे। 1804। तो उस टाइम पे ह्यूमन बींग में जो है स्लेवरी इस तरह की चीज़ें बहुत देखने को मिलती थी। ठीक है, मतलब आदमी कोई गुलाम बना ले लाइफ टाइम तक, और भी बहुत सारा ह्यूमन बीइंग में, मतलब छोटी जात नीची जात इस तरह से बहुत ज़्यादा लोगों का शोषण किया जाता। तो इनकी ये थ्योरी उस टाइम पे बनाई गई थी। तो उस टाइम पे ह्यूमन बीइंग का कोई रिस्पेक्ट नहीं था। जो रिच लोग थे उनकी रिस्पेक्ट थी, गरीब लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी। तो उनकी थ्योरी उस टाइम पे बनाई गई थी। तो इनकी थ्योरी बोलती है कि जो ह्यूमन बीइंग है उनको आपको रिस्पेक्ट और मर्यादा के साथ ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उनके भी राइट्स होते हैं। इनका जो एथिकल प्रिंसिपल है उसमें बोला था, पीपल हैव ए ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अदर पीपल राइट। इसमें बोला है कि एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की ड्यूटी है कि वो दूसरे की जो है रिस्पेक्ट करे एंड ट्रीट दैम अकॉर्डिंगली, और उसको भी उसी तरह से ट्रीट करे। तो कोर कंसेप्ट बिहाइंड दिस, तो इसके पीछे जो मेन कंसेप्ट है वो यही था, देयर आर ऑब्जेक्टिव ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज दैट आर रिक्वायर्ड बाय ऑल पीपल when faced with an ethical situation। तो जब भी आपके सामने कोई ethical situations आ जाती है, then the process is simply identifying one's duty and making the appropriate decision। तो आपको अपनी ड्यूटी को समझना होगा, अपने ऑब्लिगेशन को समझना होगा, और हमारी ड्यूटी क्या है? पीपल हैव अ ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अदर। तो इसमें बोला था कि आपका ऑब्लिगेशन, आपकी ड्यूटी, उसको आपको समझना पड़ेगा, और हमारी ड्यूटी क्या है कि हमें सभी पर्सन को डिग्निटी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। तो जब भी आप इथिकल सिचुएशन में फंस जाते हैं, आपको नहीं समझ आता कि आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, तो उस टाइम पे आपको समझना पड़ेगा कि आपको इथिकल वे में सोचना है, और जो ह्यूमन बींग है उसको भी आपको रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीट करना है। तो यही था हमारा इमैनुअल कांत डेंटोलॉजिकल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, व्हाट इज जॉब फैमिली। जॉब फैमिली क्या होता है? जैसे आपकी अपनी फैमिली है, जैसे मम्मी पापा भाई बहन, तो आपकी एक फैमिली है, ऐसी जॉब फैमिली। तो जॉब फैमिली में कौन कौन लोग होंगे? इस फैमिली के मेंबर्स वो होंगे जिनका सेम टाइप का स्किल्स होगा, सेम टाइप की एक्टिविटी उनको ऑफिस में करनी होगी। तो उसको हम लोग एक जॉब फैमिली बोल सकते हैं। जॉब फैमिली ऐसा नेट सजेस्ट इस ग्रुप ऑफ जॉब्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें ग्रुप्स की जो है सेम टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स के जो ग्रुप्स है, सॉरी जो जॉब्स है उसका ग्रुप इसमें बनाया जाता है। इट इज ग्रुप ऑफ रोल दैट हैव ए सिमिलर नेचर ऑफ वर्क। तो उसमें उन रोल का, ये जो जॉब फैमिली है, इसमें उन लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा, उन रोल का ग्रुप बनाया जाएगा जिनका सेम टाइप का काम होगा एंड यूटिलाइज सिमिलर स्किल्स। काम भी सेम और सेम टाइप की स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, बट दैट रिक्वायर डिफरिंग लेवल एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, एफर्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एफर्ट्स वो आपके अलग अलग इसमें हो सकते हैं, जैसे कोई अकाउंटेंट का जॉब, कोई पेरोल स्पेशलिस्ट का जॉब, कोई फाइनेंस का जॉब, कोई बिजनेस। तो अलग तरीके से ये हो सकता है। They typically focus on common competence, skills and knowledge and may relate to having similar purpose and process। तो इसमें exactly जो जॉब फैमिली में इंक्लूडेड होंगे, तो उनकी योग्यताएं, उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज सेम टाइप की इसमें होगी, और काम भी उस टाइप का इसमें होगा। सो जॉब फैमिली ऑफन रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट ऑक्यूपेशन एंड फंक्शनल ग्रुप। जॉब फैमिलीज आर मीन्स ऑफ डिस्क्राइबिंग जॉब ऑफ डिफरेंट लेवल। तो जॉब फैमिली में अलग अलग लेवल की जॉब को डिस्क्राइब किया जाता है, विच आर सिमिलर इन कैरेक्टर्स, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम यानी एक जैसी होती है। They provide a simple and efficient means for matching individuals' roles to level or grade and help to articulate a career and development routes। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स को कौन कौन से करियर और डेवलपमेंट रूट के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो जॉब फैमिली अगर हम शॉर्ट में बोलना चाहें, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसमें जो जो सेम सेम टाइप के ग्रुप है, बिल्कुल इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, स्कूल होता है तो उसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड में कुछ बच्चे रखे हैं, तो उनका सेम टाइप का स्टडी, एजुकेशन, पढ़ाई, माइंड का जो लेवल है, उनका स्किल्स वो बराबर है। ऐसे 10th क्लास के बच्चे जो है उनका वो सब कुछ बराबर है। तो यानी जॉब फैमिली भी बिल्कुल इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सेम टाइप का जो काम, स्किल्स, नॉलेज, उसको एक ग्रुप में रखना। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग ग्रुप इसमें बनाए जाते हैं, जैसे मार्केटिंग का कोई ग्रुप हो गया, फाइनेंस ग्रुप हो गया, प्रोडक्शन ग्रुप हो गया। तो जनरली प्रोडक्शन में कौन होगा? जो सेम टाइप की स्किल्स वाला होगा, सेम टाइप का उनको काम भी करना रहेगा। तो वही हो जाएगा हमारा इसमें जॉब फैमिली। नेक्स्ट है, व्हाट आर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब फैमिलीज। तो जॉब फैमिलीज की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या इसमें होती है?
अब हम जॉब फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। इसमें बोला है नंबर ऑफ जॉब फैमिलीज, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिपेंड करेगा कि कितनी जॉब फैमिलीज है। मैक्सिमम 15 से लेकर 20 जॉब फैमिली एक ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है। डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस, तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का बिजनेस है, किस टाइप का पर्पस है कि वो जॉब फैमिलीज बना रहे हैं, और किस टाइप के रोल है, कौन कौन सी वैरायटी ऑफ रोल जो वो है वो असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हो जाएगा नंबर ऑफ जॉब फैमिलीज, तो 15 से 20 मैक्सिमम जॉब फैमिली किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है। सेकेंड आता है आपका करियर प्रोग्रेशन। तो जॉब फैमिली से एम्प्लॉय को पता लग जाता है कि करियर में उनको आगे किस तरह से मूव करना है। ठीक है, इट अलाउ एम्प्लॉय टू मोर इजिली आइडेंटिफाई रिलेटेड पोजीशन, तो उसको पता लग जाता है जो आपके एम्प्लॉयज है कि कौन कौन सी पोजीशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, और उससे वो अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि वो उस जॉब को पूरा कर सके, मतलब उसको वो रोल मिल जाए, तो इससे वो अपने करियर में आगे प्रोग्रेस करते हैं। तीसरा है जॉब फैमिली क्लियरली डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर फंक्शन। The concept ensure that each job differentiate from other job which are outside the job families. तो job families की जो बाहर की जॉब है वो इससे डिफरेंट रहेगी, तो यानी ये डिफरेंशिएट करने का काम करता है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिफरेंशिएट करने का काम करता है कौन, जॉब फैमिली। चौथा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है सिमिलरिटीज इन ईच रोल ऑफ जॉब फैमिली, ऑल द रोल इन पर्टिकुलर जॉब फैमिली विल हैव आइडेंटिकल कैरेक्टर्स। जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि जॉब फैमिली में जो है सेम टाइप की जो फैमिलीज है उस मतलब किन किन को इंक्लूड किया जाएगा एक फैमिली में, डिपेंड करेगा क्या स्किल्स है, क्या नॉलेज है, किस तरीके का काम उनको मिल रहा है। तो वही चीज इसमें बोली है कि सिमिलरिटीज बताएगा कि जॉब फैमिली में क्या है, वो इसी को देख के हमें पता लगता है। सेम टाइप के नॉलेज स्किल्स कॉम्पिटेंसीज काम को करने के लिए होनी चाहिए, तो वो एक जॉब फैमिली में आ जाएगा। लास्ट है इम्प्रूव टैलेंट एंड क्रिएटिविटी। सिंस एम्प्लॉय पोस्टेड इन सच जॉब फैमिलीज आर कंटिन्यूज टू वर्क फंक्शन इन सच जॉब फैमिलीज, फ्रेमवर्क इनहांस द क्रिएटिविटी एंड बिल्ड हेल्थी टैलेंट पाइपलाइन। तो इसमें क्या होगा कि आपकी क्रिएटिविटी और टैलेंट को बढ़ाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक आप उसी फैमिली में उस काम को कर रहे होते हैं। तो यही सारे हमारे मेन मेन जॉब फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स में हो गए। तो पहला था कि कितनी जॉब्स फैमिली होनी चाहिए, वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बट 15 to 20 तक जॉब फैमिलीज होती है। तो इससे जो है जो एम्प्लॉयज है उनको पता लग जाता है कि कौन कौन सी पोजीशन है, कौन कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन है, और उस हिसाब से मेहनत करता है उस पोजीशन को हासिल करने के लिए। तो करियर प्रोग्रेशन के लिए भी मदद करती है, डिफरेंशिएट करती है, अलग अलग फंक्शन को डिफरेंशिएट करती है कि हाँ ये जॉब फैमिली इसमें ये फंक्शन और दूसरे वाले में ये, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का काम भी करती है। हर रोल में हर जॉब फैमिली में क्या सिमिलरिटी है ये जॉब फैमिली वही बताती है, क्योंकि एक फैमिली में जो भी पर्सन होगा जॉब फैमिली में उसका नॉलेज स्किल्स काम कॉम्पिटेंसी सब सेम होगी, तो सिमिलरिटीज बताने का भी ये काम करती है। इंप्रूव टैलेंट एंड क्रिएटिविटी, जो भी एम्प्लॉयज होंगे जॉब फैमिलीज में तो वो काम कर रहे होंगे, ठीक है, एक्टिविटी कर रहे होंगे, उससे उनका क्रिएटिविटी जो है वो भी इंप्रूव होता है, और एक हेल्दी टैलेंट पाइपलाइन जो है क्रिएट इसमें होता है। तो ये हो गया हमारा जॉब फैमिलीज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, व्हाट इज सक्सेशन प्लानिंग। ये सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है। देखिए, जब आपकी, जैसे हम बैंकों का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए बैंक में कोई बहुत बड़ी पोस्ट है, जनरल मैनेजर की पोस्ट है, सीईओ की पोस्ट है, या बहुत सेंसिटिव पोस्ट है, मतलब जो काफ़ी ऐसे, मतलब अचानक से आप किसी को उस पोस्ट पे नहीं प्रमोट कर सकते, प्रॉपर उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी पोस्ट है उनके डिसीजन से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बिल्कुल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे आपके जैसे फ्लाइट्स होता है, तो उसमें जो एयर हॉस्टेस होती है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रेन या बाकी जगह पे देख लीजिए उतना हाई लेवल पे जो है ट्रेनिंग नहीं किया जाता, मतलब डिपेंड करता है। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी है कि जो हाई पोस्ट है, हाई पोस्ट के लिए अगर आप किसी को, हाई पोस्ट पे कोई पर्सन है, उसके लिए अगर मान लीजिए वो पर्सन रिटायर होने वाला है, या अचानक से उसकी डेथ हो गई, तो मान लीजिए अचानक से किसी हाई पोस्ट वाले पर्सन की डेथ हो गई, तो अब अगले दिन से हम किसी और को नहीं बोल सकते कि आप उस सीट पे जाओ, यानी पहले से हमें रेडी करके रखना पड़ता है, प्लान बना के रखना पड़ता है कि किसको उस सीट पे बिठाया जाएगा, अगर वो पर्सन उस जो आपकी पावरफुल पोस्ट है उस सीट पे जो बैठा हुआ पर्सन है, अगर अचानक से उसको कोई अर्जेंसी आ जाती है, या वो प्री रिटायरमेंट चाहता है, या उसका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, तो कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन पर्पस एक ही है सक्सेशन प्लानिंग का, कि किसी भी कारणवश जो पर्सन है उसको, वो अपनी सीट में अपने काम को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो उसके बदले में कौन आके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेगा, तो उसी चीज की जो है प्लानिंग पहले से की जाती है, उसी को बोला जाता है सक्सेशन प्लानिंग। इट इज अ प्रोसेस, मतलब ये पूरा का पूरा प्रोसेस है फॉर आइडेंटिफाई एंड डेवलपिंग न्यू लीडर्स। तो मतलब लीडर्स, एक लीडर जैसे जीएम या बड़ी जो पोस्ट है, तो उसके लिए एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी वाले पर्सन को एम्प्लॉय करना बहुत जरूरी है। तो इसमें आइडेंटिफाई यानी पता लगाया जाता है, डेवलप किया जाता है नए लीडर्स को, हु कैन रिप्लेस ओल्ड लीडर्स व्हेन दे लीव। तो जो पुराने लीडर्स अगर वो जा रहे हैं, मान लीजिए रिटायर हो गए या डेथ हो गई, किसी भी कारण से अगर पुराने लीडर्स जा रहे हैं, तो नए लीडर जो उनकी सीट को लेंगे, ठीक है, उनको रिप्लेस करेंगे, तो उनको पहले से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उनको फिर हमें डेवलप करना पड़ता है, तो उसी को बोला जाता है सक्सेशन प्लानिंग। इन बिजनेस इट इंटेल द डेवलपिंग इंटरनल पीपल विद द पोटेंशियल टू फिल की बिजनेस लीडरशिप पोजीशन। तो जो की मतलब बहुत जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती है बिजनेस लीडरशिप पोजीशंस कंपनी में, तो उसको फिल करने के लिए पहले से हमें सारी प्लानिंग करनी पड़ती है।
सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द ब्रॉडर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस। तो जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस है उसी में आपका सक्सेशन प्लानिंग भी आता है। इट इन्वॉल्व इंटीग्रेटेड सिस्टमैटिक अप्रोच फॉर आइडेंटिफाई, मतलब इसमें इंटीग्रेटेड मतलब सबको मिला के सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम से एक अप्रोच इस्तेमाल की जाएगी ताकि आप पता कर सके, आइडेंटिफाई मतलब पता कर सके, डेवलप कर सके, एंड रिटेनिंग कैपेबल एंड स्किल एम्प्लॉय इन लाइन विद करंट एंड प्रोजेक्टेड बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ताकि आप ऐसे पर्सन को मतलब आइडेंटिफाई भी करना है और उसको डेवलप भी करना है ताकि ये जो आपकी की पोजीशन है जैसे वो खाली हो जाए, वो पर्सन जो कि की पोजीशन पे था वो रिटायरमेंट के कारण, प्री रिटायरमेंट के कारण, लीव के कारण या डेथ के कारण किसी भी कारणवश उस काम को उस सीट को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो आपको पहले से आइडेंटिफाई करके रखना है, पहले से डेवलप करके रखना है नए लीडर्स जो कि आपके पुराने लीडर्स को रिप्लेस कर पाएंगे। इसी प्रोसेस को सक्सेशन प्लानिंग बोला जाता है। और ये वन वे नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, सिस्टम से सारी चीजें की जाती है। तो यही हो गया हमारा सक्सेशन प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्लान चेंज एंड अनप्लान चेंज। एक्चुअली इसमें प्लान और अनप्लान चेंज दोनों ही है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि एचआरएम के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है, तो आपको बस बेसिक एक बार अगर आप लोग गो थ्रू कर लेंगे तो आपका काम इसमें हो जाएगा। तो प्लान चेंज क्या है, इसको आपको नाम से पता लग रहा होगा, मतलब जो भी चेंज किया गया तो पहले से हमने उसको लेके प्लानिंग की। अनप्लान चेंज आपका अचानक से हो गया, रैंडमली हो गया, तो बस यही चीज है। प्लान चेंज मतलब पहले से हमने प्लानिंग की और फिर हमने उसको चेंज किया। अनप्लान में क्या, अचानक से हमें चेंज करना पड़ा, रैंडम वे में ऐसा हो गया, स्पॉन्टेनियसली मतलब अचानक से कुछ ऐसा चेंज हमें करना पड़ गया अचानक से। तो अचानक यानी अनप्लान चेंज, तो वही आपका प्लान चेंज एंड अनप्लान चेंज। प्लान चेंज इज वन विच इज इफेक्टेड इन ए प्लान मैनर आफ्टर असेसिंग द नीड फॉर चेंज। तो मतलब पहले असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब क्या होता है, असेसिंग का मतलब होता है मूल्यांकन करना, किसी चीज को समझना, असेस करना, ठीक है, समझना कि चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है। इसको सिंपल सा आप एग्जांपल से लेकर समझ सकते हैं। आपके घर में मान लीजिए टीवी है, वो बार बार खराब हो जाता है, तो आपने प्लानिंग कर लिया कि अब आप इस टीवी को चेंज कर देंगे। और अनप्लान्ड चेंज में क्या है कि अचानक से आपके घर का जो है फैन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अचानक से काम करना बंद कर दिया, ठीक है, और वो बिल्कुल रिपेयर नहीं हो सकता, तो मतलब अचानक से कुछ हो जाएगा। अभी टीवी बार बार खराब हो रहा है तो आपने पहले से प्लान कर लिया था कि अब इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कोई चीज जो कि अचानक से खराब हो गई और उसके बाद आपको अचानक से नई वो चीज लेके आनी पड़ गई, तो आपके लिए अनप्लान चेंजेस में हो जाएगा। इसमें पहले हम असेसमेंट करेंगे कि क्या हमें चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है, ये पहले से हम असेस करेंगे। फॉर दिस पर्पज डिटेल प्लान हैज टू बी वर्क, तो हम असेसमेंट के लिए पूरा का पूरा एक प्लान रेडी करेंगे। एज टू व्हेन एंड हाउ दिस चेंज विल बी कैरिड आउट, तो अगर हम जो चेंज करने जा रहे हैं उस चेंज को लेकर हम पूरा का पूरा प्लान बनाएंगे कि इस तरह से हम चेंज को करने जाएंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोएक्टिव चेंज। तो इसको, ये जो प्लान चेंज है, इसको हम लोग प्रोएक्टिव चेंज भी बोल सकते हैं। Because management should be sensible to the environmental change by proper anticipation so that organization crisis situations can be avoided। तो बाद में कोई भी क्राइसिस का सिचुएशंस ना हो, तो उससे अच्छा है कि पहले से आपने प्रोएक्टिव वे में जो है चेंज को लेके प्लान बनाया और जो इन्वायरमेंट है इस तरह से किया कि प्रॉपर वे में आप उसको चेंज को इम्प्लीमेंट कर सके। तो वही आपका प्लान चेंज, इससे पहले से प्लानिंग बनाई जाएगी और फिर देखा जाएगा कि क्या चेंज करना है नहीं करना है, उसका पूरा का पूरा असेसमेंट किया जाएगा कि नीड फॉर चेंज मतलब चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है। अगर लगेगा कि हाँ चेंज करने की जरूरत है, कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की कोई टेक्नोलॉजी हो सकता है, ठीक है, पुराने टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी है, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत है, आप उसको प्लान बनाएंगे और फिर आप उसको कैरी आउट करेंगे। सेकेंड, इसी के अपोजिट आपका अगर हम अनप्लान चेंज की बात करो करें, इज द वन विच अकर स्पॉन्टेनियसली और रैंडम मैनर, ये अचानक से रैंडम वे में हो जाता है। एन इंडस्ट्रियल स्ट्राइक अकर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन रिजल्टिंग इनटू स्पॉन्टेनियस डिक्लेरेशन ऑफ लॉकआउट बाय द मैनेजमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। मान लीजिए अचानक से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके यूनियन ने कोई स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी, ठीक है, ये सब कुछ क्या हुआ, अचानक से जो है ये चेंज इसमें हुआ और उसकी वजह से आपकी मैनेजमेंट ने लॉकआउट डिक्लेयर कर दिया। तो ये क्या था, अनप्लान चेंज था, मतलब पहले से मैनेजमेंट को खुद नहीं मालूम था कि वो इस चेंज को करने वाले हैं। और चेंज जैसे कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसलिए प्रॉपर स्ट्रैटेजिक वे में इसको जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फोर की फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ भी चेंज किया जा रहा है तो कौन कौन से ऐसे मेन चार फैक्टर्स है जिनका आप इस्तेमाल करके एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट कर सकेंगे अपने चेंज को। तो अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज करना है तो सक्सेसफुल वे में आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो उसके लिए चार फैक्टर्स है। पहला कौन सा है, द फोर की फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज आर प्रेशर फॉर चेंज, दूसरा है क्लियर शेयर्ड विजन, तीसरा कैपेसिटी फॉर चेंज और चौथा है एक्शन एंड परफॉर्मेंस। तो ये चार फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से आप सक्सेसफुल वे में अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। चेंज को करने का जो आपने प्लान बनाया है उस चेंज को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे सक्सेसफुल वे में। पहला आता है प्रेशर फॉर चेंज। इसमें बोला है डिमॉन्स्ट्रेटेड सीनियर मैनेजमेंट कमिटमेंट इज इसेंशियल। तो इसमें प्रेशर फॉर चेंज मतलब जो सीनियर मैनेजमेंट है, जैसे जो हाई अच्छी पोस्ट पे, जैसे जीएम बोल लीजिए, एजीएम,
सीजीएम, डीजीएम जो हाई पोस्ट में, तो उनके अंदर का कमिटमेंट, जो सीनियर मैनेजमेंट है उनका कमिटमेंट होना चाहिए। मतलब उनको फील होना चाहिए कि हाँ चेंज बहुत ज़रूरी है, तो प्रेशर फॉर चेंज उनको फील होना चाहिए, उनको कमिटमेंट महसूस करना चाहिए कि हाँ चेंज बहुत ज़रूरी, इट्स इसेंशियल। ठीक है, तो पहला फैक्टर यही हो जाएगा, प्रेशर फॉर चेंज। सेकेंड है अ क्लियर शेयर्ड विजन, दिस इज शेयर्ड एजेंडा दैट बेनिफिट द होल। तो पहले से आपका एक विजन होना चाहिए, क्लियर कट विजन, कि इस तरह से हमारा फ्यूचर पर्सपेक्टिव है और उसी वजह से हम लोग चेंज लेके आ रहे हैं। तो क्लियर कट और शेयर्ड विजन आपका होना चाहिए। बाकी आपको स्टाफ एम्प्लॉय को इसके बारे में इन्फॉर्म करना है कि ये हमारा विजन है और इसी वजह से हम जो है चेंज को लेके आ रहे हैं। तो ये आपका शेयर्ड एजेंडा है जिससे आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जो है बेनिफिट पहुंचने वाला है। तो सेकंड फैक्टर ये होगा। तीसरा, कैपेसिटी फॉर चेंज, यू नीड टू प्रोवाइड द रिसोर्स सच एज टाइम एंड फाइनेंस। कैपेसिटी मतलब जो आप चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए, टाइम होना चाहिए और फाइनेंस मतलब पैसा उस चीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका तीसरा फैक्टर हो गया। चौथा फैक्टर है एक्शन एंड परफॉर्मेंस, प्लान डू चेक एंड एक्ट। तो पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा और उस हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा एक्शन एंड परफॉर्मेंस में। एंड कीप कम्युनिकेशन चैनल आपको ओपन, तो कम्युनिकेशन चैनल को आपको ओपन रखना है। किस वे में बोला जा रहा है, इस वे में मान लीजिए आपके सीनियर मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी कि इस चेंज को इम्प्लीमेंट करना है। अब जो रियल जो जैसे मान लीजिए कुछ भी चेंज हुआ, तो अब रियल जो जो ऐसी काउंटर है जो कि डायरेक्टली कस्टमर को फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या परेशानियां आ रही है तो वो उसको कम्युनिकेट कर सके। तो जो कम्युनिकेशन चैनल है वो ओपन रखना चाहिए, ताकि आपके जूनियर अगर आपको कोई कंप्लेन कर रहे हैं कि इस तरीके की शिकायतें आ रही है इस चेंज की वजह से, तो आपको आपका कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखना है, यानी आप उनको बात को सुनेंगे और उसका रिजोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वही आपका एक्शन एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो चार मेन मेन फैक्टर्स हैं जिससे आप सक्सेसफुल वे में चेंज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला है प्रेशर फॉर चेंज, तो जो सीनियर मैनेजमेंट, जो अच्छी पोस्ट पे जो आपके मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनका कमिटमेंट होना चाहिए कि हाँ चेंज जरूरी है। सेकंड, एक क्लियर और शेयर्ड विजन होना चाहिए। विजन मतलब फ्यूचर में हमारा क्या पर्पस है, किस वजह से हम ऐसा चेंज चाह रहे हैं, तो वो बिल्कुल क्लियर कट आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ ये पर्पस है। और एक शेयर्ड विजन होना चाहिए, मतलब ये शेयर्ड एजेंडा होना चाहिए जिससे हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जो है बेनिफिट इसमें पहुंचेगा। तीसरा, कैपेसिटी फॉर चेंज, आप चेंज कर रहे हैं, जैसे इसको इस तरह से समझते हैं, बैंकों में कंप्यूटर्स लेके आ रहे थे, ठीक है, जब नए नए कंप्यूटर्स लाए गए थे, पहले लेजर रजिस्टर में सारा काम होता था, अब रजिस्टर से कंप्यूटर में शिफ्ट करने का टाइम आ गया था। तो बैंकों को जो टाइम टाइम मतलब जो आपके नए नए स्टाफ है तो उनको थोड़ा टाइम देना है। ऐसा नहीं कि आपने आज ही कंप्यूटर लगाया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज ये बहुत अच्छा आउटपुट देंगे, वो पॉसिबल नहीं था। मतलब आपको अपने एम्प्लॉयज़ को जिनके ऊपर आप चेंज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उनको टाइम देना चाहिए, क्योंकि अब नई चीज़ सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप उस टाइम पे अपने बजट को कम रखिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, मतलब उनको थोड़ा टाइम दीजिए। प्लस रिसोर्सेज भी दीजिए। रिसोर्स मतलब जैसे अब कंप्यूटर्स हैं तो अच्छी क्वालिटी का आप सिस्टम लेके आइए, अच्छा नेटवर्क आप उनको दीजिए। ऐसा नहीं कि सिस्टम पूरा आपका हैंग कर रहा है या बहुत सारी शिकायतें जो है फेस करनी पड़ रही है। तो अगर इस तरह की शिकायतें तो उनको आप सुनिए। अगर आपने कंप्यूटर इंप्लीमेंट किए और कंप्यूटर्स में काफ़ी सारी परेशानियां हो रही है, सिस्टम्स हैंग कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा प्रॉपर, तो वो इन्फॉर्मेशन अगर वो टॉप मैनेजमेंट तक जा रही है तो टॉप मैनेजमेंट का फर्ज बनता है कि वो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। ठीक है, तो ये आपका कैपेसिटी फॉर चेंजेस में आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्शन एंड परफॉर्मेंस, तो उसमें आपको प्लान करना चाहिए। डू मतलब आप उसको प्लान आपने बनाया कि हाँ इस तरह से जो है चेंज करेंगे, फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको चेक करेंगे कि प्लान किस तरह से काम कर रहा है और उस हिसाब से आप एक्ट करेंगे। और अगर किसी टाइप की कोई परेशानियां हो रही है आपके, जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर जब इम्प्लीमेंट किए थे तो कंप्यूटर शायद धीरे चल रहे हो या सर्वर बहुत धीरे हो, तो अगर उस चीज़ की शिकायत की गई थी तो उसको वो जो कम्युनिकेशन चैनल है उसको ओपन रखना है, मतलब आप बात को सुनेंगे प्लस आप उसका रेजोल्यूशन भी देंगे। तो इन सभी तरीकों से, इन चार फैक्टर से जो चेंज है उसको पॉजिटिव वे में, सक्सेसफुल वे में जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को आप डिफाइन कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, पहले हम ट्रेनिंग की बात करेंगे। द टर्म ट्रेनिंग इज कंसर्न विद इम्पार्टिंग स्पेशल स्किल्स फॉर पर्टिकुलर पर्पस। तो किसी पर्पस के लिए आपकी किसी स्किल्स को जागृत करना, तो वो आपके लिए ट्रेनिंग होता है। ठीक है, कोई भी स्किल्स है, ये वो स्किल है जो आपको आपके काम के लिए ज़रूरी है, तो आपको ट्रेनिंग इसी पर्पज़ के लिए दी जाती है ताकि आप उसकी जो स्किल्स है, ताकि आप अपने काम को परफॉर्म कर सके, तो उस स्किल को जो है इम्प्रूव किया जाए। इट इज़ एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। तो एम्प्लॉय अपने काम को कर सके, तो इसलिए जो है उसको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मान लीजिए बैंक में आपका पहली बार जब ज्वाइनिंग लेटर आपको आया होगा और आपको बोला होगा कि 1 वीक का या फिर 2 वीक का आपका ट्रेनिंग है। सिर्फ बैंक ही नहीं, कहीं पे भी कोई भी जॉब है तो वहां पे स्टार्टिंग में क्या होता है, ज्वाइनिंग से पहले, कोई भी गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब, ज्वाइनिंग से पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है। टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 वीक 2 वीक 1 महीना 6 मंथ, डिपेंड करेगा किस टाइप की है। जो बहुत हाई सेंसिटिव पोस्ट है उसके लिए ट्रेनिंग पीरियड भी आपका बहुत ज़्यादा है, जैसे आईएएस आईपीएस, इनका ट्रेनिंग पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम नॉर्मल बैंक एम्प्लॉयज़ की बात करें तो काम बहुत ईजी है, तो 1 वीक 2 वीक इज सफिशिएंट।
तो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का आपका काम है, उसी हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ट्रेनिंग का मेन पर्पस क्या है कि जो आप काम करेंगे तो उस काम को करने के लिए आपकी स्किल्स को जो है इंप्रूव किया जाएगा, आपकी नॉलेज को इंप्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो वही आपका इसमें ट्रेनिंग हो गया। नेक्स्ट आपका आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? इट रेफर्स ब्रॉडली टू द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इंड्यूस इन एम्प्लॉयज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो डेवलपमेंट में क्या हो रहा है? ट्रेनिंग और एजुकेशन से हम डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं, किसको? अपने एम्प्लॉयज को। तो वो हमारा डेवलपमेंट हो गया। Management development is all those activity and programs when recognized and controlled have substantial influence in changing the capacity of individuals to perform his assignment better। तो यानी ट्रेनिंग तो बिल्कुल जरूरी है, ये बिल्कुल बेसिक है। जैसे आपको 12th तो पास करना ही करना है, तो उसको आप एक तरह से ट्रेनिंग समझ लीजिए, पर ग्रेजुएशन आपको और इम्प्रूवमेंट के लिए जरूरी है। तो ट्रेनिंग मतलब बिल्कुल बेसिक है। जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा आप अपने काम को नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग बिल्कुल बेसिक है। डेवलपमेंट मतलब ये आपका इम्प्रूवमेंट है। आपको हर साल कोई एग्जाम अगर देना है तो आपको ट्रेनिंग और एजुकेट करके आपको डेवलप किया जा रहा है, यानी आपको किसी डायरेक्शन में, आपको एक तरह से डायरेक्शन दी जा रही है ताकि आप अपनी जो आउटपुट है उसको इम्प्रूव कर सको, जो आपका असाइनमेंट में जो आपका परफॉर्मेंस है वो आप बेटर वे में जो है परफॉर्म कर सको। ठीक है, तो वही होता है आपका डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में आपको डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। और जैसे आपका एजुकेशन है, तो एजुकेशन का क्या फायदा है? तो एजुकेशन, जो एजुकेटेड लोग हैं तो उनसे क्या होगा कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल सोशली, इंटेलेक्चुअली एंड फिजिकली। तो अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है तो उसका डेवलपमेंट होता है सोशल लेवल पे डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे जो है उसका डेवलपमेंट होता है एजुकेशन से। तो ये आपको डेवलपमेंट का इन्होंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दिया। तो ट्रेनिंग बिल्कुल बेसिक है। जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तब तक आप अपने काम को नहीं कर पाओगे। ट्रेनिंग के बाद आपके आउटपुट को बढ़ाने के लिए आपको डेवलप किया जाता है, एक डायरेक्शन दी जाती है ताकि आपका जो आउटपुट है वो ज़्यादा हो, आप एक अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ जो है काम करें। तो वो होगा आपका डेवलपमेंट। तो पहली बार जो आपको, पहली बार आप बैंक में ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 वीक या 1 वीक का ट्रेनिंग होता है, तो वो आपका ट्रेनिंग हो गया। पर आप तो काम जानते हैं, फिर हर साल कई बार आपको आपका प्रमोशन होता है या हर साल आपको कुछ एग्जाम्स क्लियर करने को बोला जाता है। बैंकों में ऐसा होता है कि आपका कुछ रोल बेस, मतलब जिस पोस्ट पे आप है उसके हिसाब से आपको एक एग्जाम हर साल क्लियर करना होता है। तो वो किस लिए? वो डेवलपमेंट है। ट्रेनिंग तो रिक्वायर्ड था इन द स्टार्टिंग कि हम अपने काम को कर सके, बट हमें अपना काम तो हमें आता है, अब हम अपनी सीट पे अच्छे से काम कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी हमें कई बार 1 वीक के लिए हमें, मतलब इंप्रूव करने के लिए 1 वीक के लिए कई बार ये हमें ट्रेनिंग पे भेजते हैं। तो वो उस टाइम पे ट्रेनिंग नहीं है, वो हमारे डेवलपमेंट है, मतलब अब हमें इंप्रूव किया जा रहा है। तो यही आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसमें हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? इसको शॉर्ट में एचआरपी भी बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? Human resource planning is the process by which an organization ensures that it has the right number and kind of people at the right place at the right time, capable of effectively and efficiently completing those tasks that will help the organization to achieve the overall objective। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का सिर्फ इतना मतलब है, जैसे मान लीजिए 2 ब्रांच है, आपने देखा होगा, एक ब्रांच है सीएम लेवल की, एक ब्रांच है आपकी स्केल 2 ब्रांच। सीएम आपका स्केल 4 ब्रांच होता है। तो मान लीजिए स्केल 4 ब्रांच है और वहाँ पे स्केल 2 ब्रांच है। इस स्केल 4 ब्रांच में आपको 10 स्टाफ मिलेंगे, स्केल 2 ब्रांच में आपको सिर्फ 5 स्टाफ मिलेंगे। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? यहाँ पे 10 स्टाफ दिए गए, यहाँ पे 5 स्टाफ दिए गए। और यहाँ पे सीएम वाली ब्रांच पे स्केल 4 वाले को यहाँ पे ब्रांच मैनेजर रखा है, और यहाँ पे स्केल 2 वाले को। और बैंकों में तो आपको कुछ ऐसे भी ब्रांचेस मिल जाएंगे जहाँ पे स्केल 1 वाले को ऑफिशियल जो है ब्रांच मैनेजर की पोस्ट दी जाती है, और वहाँ पे सिर्फ 3 स्टाफ है। तो इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? कहीं पे 10 स्टाफ दिए गए, कहीं पे सिर्फ 5, कहीं पे सिर्फ 3। और जो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं जैसे लोन प्रोसेसिंग ये सब जो होता है, वहाँ पे 40-50 स्टाफ भी आपके होते हैं। या आपके लोकल हेड ऑफिस जो होते हैं वहाँ पे आपके 80-90 स्टाफ होते हैं। ये इतना सारा भेदभाव किस वजह से? तो इसका पर्पस यही है कि जहां पे जितना काम होगा वहां पे उतना ही स्टाफ दिया जाएगा। तो जो सीएम ब्रांचेस है, कैसे डिसाइड होता है कि सीएम, डिपेंड करता है उस एरिया में कितना बिजनेस है, कितना स्कोप है, कितनी जनता, कितनी पॉपुलेशन है। नॉर्मली जैसे गांव का एरिया जहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं तो वो जनरली स्केल 2 या मैक्सिमम केसेस में स्केल 3 होगा। बट जो अर्बन एरिया, मतलब शहरी जो एरिया होगा, सिटी ब्रांचेस होंगी, वो हमेशा स्केल 4 यानी सीएम ब्रांचेस होगी। तो यही मेन डिफरेंस होता है कि स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 वाली ब्रांचेस किस तरह से होती है। जहाँ पे बहुत ही कम बिजनेस है तो वहाँ पे स्केल 1 ऐसे ब्रांच भी रख दी जाती है। ऐसे स्केल 5 ब्रांच होती है, जैसे एसएमई की कोई ब्रांच है तो स्केल 5 ब्रांच है, एजीएम ब्रांच। क्यों वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे हाई अमाउंट का लोन सैंक्शन होगा और उसके लिए एक अच्छा हाई क्वालिफाइड पर्सन चाहिए, तो सीएम जो है एजीएम वाली पोस्ट के कम से कम वहाँ पे रखा जाता है। तो यानी 4 आपका 4 आपका स्केल 4 वाला बीएम होगा या स्केल 2 वाला या स्केल 1 वाला या स्केल 5 वाला बीएम होगा, डिपेंड करेगा उस एरिया में किस हिसाब से आपका बिजनेस है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज कितनी है। किसी का भी बहुत ज्यादा लोन आ रहे हैं, मान लीजिए पर्सनल लोन, बिजनेस, कई सारे सैलरी क्लास के लोन है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे आपकी स्केल 4 होगी। लेकिन जहाँ पे लोन बहुत कम है, मान लीजिए मंथ में सिर्फ 3 या 4 ही पर्सनल लोन आ रहे हैं, और जो सीएम ब्रांच है वहाँ पे डेली यानी मंथ में 30 के आसपास पर्सनल लोन आ रहे हैं। तो जब यहाँ पे 30 पर्सनल लोन आएंगे और यहाँ पे सिर्फ 4 ही, अगर हम महीने का कंपेरिजन करें तो महीने का आप मान सकते हैं कि चलिए 8 से 10,
ये जैसे आप 8 मान लीजिए, तो महीने का 8 लोन आ रहा है और यहाँ पे 30 लोन आ रहे हैं, तो क्या यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ स्टाफ देना सही होता? क्योंकि यहाँ पे तो 30 लोन सेंक्शन करने हैं और यहाँ पे सिर्फ 8 सेंक्शन करने हैं। तो यहाँ पे 10 स्टाफ इसलिए दिए गए क्योंकि यहाँ पे बिजनेस ज़्यादा है और ज़्यादा काम है। बिजनेस मतलब ज़्यादा काम है, वहाँ पे ज़्यादा काम तो ज़्यादा स्टाफ। तो यही चीज़ है हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मतलब कहाँ पे कितने स्टाफ की ज़रूरत होती है, सही जगह पे सही टाइम पे कितना पर्सन की कितने स्टाफ की ज़रूरत है, उसको वहाँ पे भेजना, उसको वहाँ पे एम्प्लॉय करना। क्योंकि जितनी भी आपके रिक्रूटमेंट की जाएगी आपके एचआर के द्वारा, ठीक है, फिर कहाँ कहाँ पे कितने की रिक्वायरमेंट है वो देखा जाएगा और उसको वहाँ पे पोस्टिंग के तौर पे भेजा जाएगा। तो वही होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। It is a process by which organization ensure that it has the right number and kind of people at the right place at the right, मतलब सही नंबर, जैसे मैंने बताया यहाँ पे 10 लोगों की जरूरत है, यहाँ पे सिर्फ 8 लोगों की जरूरत है, या यहाँ पे सिर्फ 5 लोगों की जरूरत, तो राइट नंबर, नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने 10 लोग लगा दिए तो यहाँ पे काम ही नहीं है, लोग खाली बैठे रहेंगे, तो ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नहीं हुआ, ये खराब प्लानिंग हो गया। ठीक है, तो कैपेबल ऑफ इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, और इस तरह से जो है एम्प्लॉयमेंट की जाएगी, इस तरह से स्टाफ को वैकेंसीज लगाई जाएगी ब्रांचेस में कि वो इफेक्टिव वे में और एफिशिएंट वे में जो है काम कर सके। और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है कि प्रॉफिटेबल वे में बिजनेस को ग्रो करना, तो वो जो गोल है उसको अचीव किया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ट्रांसलेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड प्लान्स इनटू नंबर ऑफ वर्कर्स नीडेड टू मीट दोस ऑब्जेक्टिव। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में वही देखा जाएगा कि कहाँ पे कितने की जरूरत है, वहां पे उसको पोस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। वही होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। चलिए, इसके साथ ये वाला पार्ट भी आपका हो गया कंप्लीट। कुछ और क्वेश्चंस को आने वाले वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस। सारे क्वेश्चन आपको टू हैंड्स ऐप में मिल जाएंगे, वहां से आप इस क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है अवेल कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।